Yes, people, welcome to JK Shah classes. This side प्रोफेसर दीप जैन. सो आज के सेशन में अपन आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने इशू किए है अपन वो डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट. ओके. सो टोटल इंस्टीट्यूट ने 8 मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं जिसमें से अपन मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं. अब जब हम ये मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो इन बिटवीन द डिस्कशन मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स भी दूंगा जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि जब भी कभी भी आप एग्जाम लिखोगे तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस क्विकली हैव अ डिस्कशन. ओके. अब आप सबको पता है कि आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का. सर जी इसके कितने पार्ट होते हैं सर? इसके 2 पार्ट होते हैं. एक तुम्हारा 30 मार्क्स का क्या होता है MCQ और एक तुम्हारा 70 मार्क्स का क्या होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव होता है. अच्छा, मैंने आपको क्लास में कई बार बोला हुआ है कि जब भी कभी भी आप एग्ज़ाम लिखोगे तो आपने एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करने सर जी? डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करने हैं. बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में आपका टाइम आपका एनर्जी बहुत जाएगा. तो जितना टाइम तुम डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा स्पेंड करोगे उतने चांसेस तुम्हारे ज़्यादा होंगे पास होने के. और जो MCQ है इसको आपको बाद में करना क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ टिक मार्क ही करना है. डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना भी होता है तो सोचना भी है लिखना भी है तो वहाँ पे टाइम विल टेक मोर. ओके, एक वैल्यूएबल इनपुट था. चलिए अब सिंस मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ना इसके लिए मैं क्या करूँगा पेपर के सीक्वेंस में ही जाऊँगा. जो मॉडल टेस्ट पेपर है मैं उसके सीक्वेंस में पहले MCQ डिस्कस करेंगे और उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव का पार्ट आ जाएगा. ठीक है, आइए. केस सिनेरियो 1 देखो क्या बोला है. GHB लिमिटेड एक क्या है एक लिस्टेड कंपनी है हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट अ न्यू दिल्ली is in the business of blending, processing, packing and selling various brands of tea. BPP and Company LLP. Chartered accountants are appointed as the statutory auditors of the company for the financial year 23-24. CAB is the engagement partner for the assignment. The company has a centralized warehouse near the border of Himachal Pradesh. CAB's attendance on 31st March 24 at the physical inventory counting in respect of the said warehouse become impracticable on account of a natural calamity in that area. अरे याद करिए ये इन्वेंट्री की बात हो रही है ना. और जब भी कभी भी ऑडिट के पूरे सिलेबस में इन्वेंट्री की बात होगी तो सर जी कौन सा ऐसे पिक्चर में आता है आपका ऐसे एक मिनट आपका ऐसे ऐसे आपका ऐसे 501 क्या होता है पिक्चर में आ जाता है. ठीक है, और याद करिए जब भी इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल होती है इम्पॉसिबल होता है तो कैसे वहां पर हम पहले अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेते हैं. ओके, फिर क्या दिया है इट ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल फॉर CAB टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. मतलब अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना भी क्या है इम्प्रैक्टिकेबल है इम्पॉसिबल है और उसको सही मिल पाया नहीं. और याद करिए अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी सही नहीं मिला एक कहने से ये लोसा हुआ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट. अब ये लोसा किसने क्रिएट किया? मैनेजमेंट ने. क्या हालात ने ड्यू टू सरकमस्टेंसेस. तो यहाँ पर हम क्या देंगे यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन में क्या पूछा है. ठीक है, मीन्स हमें इनफैक्ट ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा. और याद करिए जब भी सबूत नहीं होता हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है या तो हम क्वालिफाई देते हैं या हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है. आइए आगे बढ़ते हैं. The company had spent huge amount on employee benefits and CAB instructed his assistant to test the control that the company had set around the employee benefit expense. मतलब जो employee benefit expense है उस पर क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाया गया है वो चेक करने की बात हो रही है.
After being satisfied with the controls maintained by the company, he instructed his team to bifurcate the employee benefit expense into salaries, wages, contribution to PF, expense on ESOP, and staff welfare expense. The engagement partner CAB, while evaluating, validating, and reporting on the design and efficiency of internal control at GHB Limited, also impressed upon the directors, independent director, and the audit committee the way in which the companies has placed a greater emphasis on the effectiveness, implementation, and reporting on the controls of a company. Due to time constraint, CAB is under pressure to issue a clean report in the limited time. मतलब वो प्रेशर, उसके पास टाइम नहीं था और उसने क्या किया, क्लीन रिपोर्ट दे दी है. He has insufficient time to properly perform or complete the relevant duties and issue appropriate audit report. The BOD wants CAB to certify the data to be sent to the bank without checking. मतलब डेटर्स को सर्टिफाई कर दीजिए बिना चेक किए, ठीक है, ऐसा BOD चाहता है. They have undue dependence on the fees from GHB Limited and they are concerned about losing the engagement. अरे क्या बोला है कि जो GHB है इसके ऊपर आपकी पूरी क्या फीस डिपेंडेंट है, मतलब ये आपका क्या क्या मेजर क्लाइंट है. इससे आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 11, जब भी हमें एक क्लाइंट से मेजर फीस आती है हमें वो क्लाइंट के चले जाने का डर सताता है. एंड दैट डर विल कम अंडर दैट व्हाट से सेल्फ इंटरेस्टेड. याद आता है आपको? यस सर. बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग 1 to 5. ठीक है, आइए देखो क्या बोला है. Since it became impracticable for CAB on 31st March 24 to attend physical inventory counting at the warehouse and also became impossible to perform what sort of alternative audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. CAB shall, B को क्या करना चाहिए? एक कहने से अगर B सबूत ले पाया नहीं तो कहना से उसे क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर डी, modify the opinion in the auditor's report in accordance with SA 705 as a result of a scope limitation. ठीक है, अगर अभी देखो अब मॉडिफाई में कोई भी आएगा या तो क्वालिफाइड आएगा या डिस्क्लेमर आएगा. वो डिपेंड करेगा कि वो जो इन्वेंट्री है वो कितना कंपोनेंट है टोटल असेट का, एफएस का बड़ा हिस्सा है कि नहीं है. अगर एफएस का बड़ा हिस्सा है परवेजिव इफेक्ट आता है तो डिस्क्लेमर देंगे, अदरवाइज क्वालिफाइड देके भी काम चल जाएगा. Number 2, which assertion concerning the bifurcation of employee expenses into various heads is being verified by CAB. कौन सा असर्शन यहाँ पर वेरीफाई हुआ है कि एम्प्लॉयज के एक्सपेंस को क्या करिए, आप अलग अलग हेड में क्लासीफाई करिए. ए एम्प्लॉय के एक्सपेंस को आपको अलग अलग हेड में बताना. सी अगर आप क्या होगा, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो इन द फेस ऑफ द P&L व्हाट यू राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्स एक्स का अमाउंट लिखते हो आप. ठीक है, अभी एक्स एक्स में क्या है, इसका पूरा डिस्क्लोजर तेरे से तुम कहाँ पर देते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में. तो ये आएगा पॉइंट नंबर डी. ये भाई बराबर से सब डिस्क्लोज करा है कि नहीं. ठीक है, आइए नंबर 3, with reference to reporting on the internal financial controls system under the Companies Act 2013, which of the following does not fall within the nature of responsibility of GHB Limited. तो GHB Limited के जिम्मेदारी में क्या नहीं आता. ऐसे in accordance with the terms of reference specified in writing by the board act of every audit committee to include evaluation of internal control and risk management. ये तो आता है ना बराबर. क्या नहीं आता वो बोला. DRS to state that the director had laid down the internal control. अरे ये भी आता है. ठीक है, BOD have to appoint an expert to state that that internal financial control of the company are commensurate with the size and nature of the.
एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत शायद नहीं है और वो मेरे स्कोप में आता नहीं है। फोर्थ, ड्यू टू tight deadline, CAB has a insufficient time to properly perform and complete the relevant duties, and he has to sign off clean audit report, which fundamental principle governing professional ethics is disregarded by him. उसके पास टाइम नहीं था और उसने क्या किया, बिना चेकिंग किए रिपोर्ट साइन कर दी। देखो, बिना चेकिंग किए रिपोर्ट साइन की, कैसे? उसने डिलीजेंटली, ड्यू केयरफुली काम करा नहीं है। फोर्थ का ए, ठीक है। फिर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम GHB क्रिएट कौन सा थ्रेट यहाँ पर मालिक आने वाला है? सर जी यहाँ पर क्या आएगा आपका, सॉरी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ना, क्योंकि आपको एक ही क्लाइंट से क्या आ रही है, ये मेजर फीस आ रही है, तो ये वाला थ्रेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था केस सिनेरियो 1। अच्छा, एक इनपुट और सुन के लीजिए। मैंने आई थिंक कई बार आपको बोला हुआ भी है, जो मैंने आई थिंक जब मैंने ये May 25 का पेपर डिस्कशन भी किया था, मैंने उसमें भी बोला था कि एग्जाम में जब भी आप MCQ अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो पूरा केस स्टडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 99% चांसेस है कि जो केस स्टडी दी है और जो MCQ है, उन दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। मीन्स बिना केस स्टडी पढ़े अगर आप डायरेक्टली MCQ पढ़ोगे, आप इजीली चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ 99% केस में, देयर कैन बी सम एक्सेप्शन। ठीक है, आइए केस सिनेरियो 2। क्या बोला है? मैसेज क्रिश एंड कंपनी इज अ फर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड इन पंजाब। CAB, CAK, CAR, CAI, CASH आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ओके, ये क्या है? 4 पार्टनर है। The firm is engaged in various audit assignments. The engagement partner who were handling their respective assignment for the financial year 23 choice dealt with the following issues raised during the course of the respective audit. मतलब कुछ क्या है, issues raise किए गए हैं। वो क्या बोला है? मैसेज क्रिश एंड कंपनी is appointed as a joint auditor along with Messrs. PK and associate and Mrs. RN and associate for the audit of a large manufacturing company। ए जॉइंट ऑडिट अपॉइंट किया ना, यहाँ पर कौन सा ऐसे पिक्चर में आएगा? SA 299। ऐसे याद है, जॉइंट ऑडिट ऑफ व्हाट सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला ऐसे पिक्चर में आ जाएगा। फिर क्या बोला है? CAK is in the in charge of its audit. They have divided their audit areas and have also identified the common audit areas। मतलब इन्होंने common audit areas भी क्या किया है? आइडेंटिफाई किया, which will be applicable to all the joint auditors। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? while forming the opinion, CAK had a different opinion whereas the other two audit firms shared the same opinion. Both of them contended that as they were forming a majority, Messrs. Krish and company will have to agree with their opinion। अरे जब मैंने आपको ऐसे 299 पढ़ाया था, याद है कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में आपस में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जॉइंट ऑडिटर्स का पूरा ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी ये बात क्या करेंगे, मतलब वो एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ व्हाट्स आर अदर जॉइंट ऑडिटर्स। अगर आपको याद आता है तो बोल लीजिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिंग मेजॉरिटी मैसेज। अच्छा, तो और याद करिए, जब आप अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो ये बात आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट के ऐसे अदर मैटर पैराग्राफ में बोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या दिया है? CAR is conducting the statutory audit
of Pavan Limited, he observed that during the year the company has issued shares at a premium and has transferred the amount received as premium to SP. अरे अब ये कौन सा का शेयर इशूड एट प्रीमियम आ गया ना, तो ये आपका वो लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। He wants to ensure that Pawan Limited has utilized the amount available in the SP amount for the purposes permitted under the Companies Act. जो Companies Act में जो purposes दिए है उसके लिए ही इन्होंने क्या किया, यूज करा है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अपॉइंटेड, अब ये क्या आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। देखो क्या हो रहा है, एक एक पैराग्राफ में एक एक चैप्टर यहाँ पे लाते जा रहे हैं लोग, ठीक है। और मैंने आपको क्लास में बोला भी था कि जब केस स्टडी आएगा वो एक चैप्टर एक एक पॉइंट चैप्टर 1 से आएगा, एक चैप्टर 10 से आएगा, एक चैप्टर 11 से आएगा, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चलिए, CAI is looking after the audit of the said registered society during the year in terms of section 34 of the Cooperative Societies Act with the sanction of the registrar. Society has contributed for charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowment Act 1890. CI is ensuring whether requirement as regarding contribution made have been complied with or not. ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो बचा आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। फिर क्या बोला है, ऑल द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द ऑडिट टीम of Mrs. Krish and Company have deliberations and discussion every week through Google Meet to review the progress of the respective assignment. During last such meet, CASH, the managing partner, briefed to the team about the form, content and extent of audit document. अरे ये किसका आ गया अभी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ गया है। In terms of essay 230, while citing example of records to be excluded as well as to be included as a part of audit document, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ओके ठीक है, आपको पता ही है जो भी सुपर सीडेड होता है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर होता है, वो सब मेरे किस में नहीं आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता नहीं है, ठीक है। आइए देखते क्या क्या पूछा है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ difference of opinion between the joint auditors, what course of action Mrs. Krish and Company take while issuing the audit report? तो कहने से they can issue a separate audit report and the audit report issued by the joint auditor shall make a reference to each other audit report। और ये रेफरेंस हम कहाँ पर देंगे, अदर मैटर पैराग्राफ में। ओके फिर क्या दिया है, द SP अकाउंट ऑफ अ पवन लिमिटेड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर विच पर्पस। अभी ये तो आपका अकाउंट से लॉ का सवाल है, ठीक है। जो कि SP जो होता है वो कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, इन राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस इन P&L, इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी और कमीशन पेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स of the company for the purchase of its own share buyback, for paying up unissued equity shares of the company to be issued, मतलब फुल्ली पेड। अरे से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आप यूज कर सकते नहीं हो, ठीक है।
आठवां क्या बोला है, सी आई हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट ऑफ नन द कोऑपरेटिव सोसाइटी wants to ensure that the society has a contributed for charitable purpose within the limits prescribed। जो लिमिट दिया है उस लिमिट के अंदर क्या किया है, मालिक कंट्रीब्यूशन किया है। तो क्या हाउ मच इज द सोसाइटी अलाउड टू कंट्रीब्यूट फॉर चैरिटेबल पर्पस। एक कहने से मैक्सिमम क्या 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो बच गया आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, 9 नंबर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग नीड नॉट बी इंक्लूडेड बाय द ऑडिटर टीम एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव असाइनमेंट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं आना चाहिए, कहने से सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं, चेक लिस्ट भी आते हैं और अग्रीमेंट भी आते हैं। जो ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है वो आता नहीं है। ठीक है, ये था आपका 2 केस स्टडी। केस सिनेरियो नंबर 3 देखो क्या बोला है, Mega Power Limited is the manufacturer of a solar lantern which are used in remote villages where there is no reliable supply of whatsoever electricity. However, due to power project undertaken by the government, the demand for the solar lanterns has significantly declined over the past few years। मतलब उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, रिड्यूस होते जा रहा है। अरे इनका बिजनेस रिड्यूस हो रहा है ना, बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो ये तो अगर जब भी कभी भी बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है तो मालिक ये कौन सा ऐसे पिक्चर में आता है सर, यहाँ पर आपका ऐसे इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पिक्चर में आ सकता है। फिर क्या दिया है, द कंपनी वॉज इन नीड ऑफ ₹2 crore फॉर वर्किंग कैपिटल एंड अदर एक्सपेंसेस बट वॉज नॉट एबल टू फंड दिस अमाउंट कॉन्सिक्वेंट। मतलब उनको 2 करोड़ की पैसों की जरूरत थी बिजनेस को चलाने के लिए, बट कैसे वो पैसा रेज कर पाए नहीं। कॉन्सिक्वेंटली द सप्लायर वेड पेड मच लेटर देन यूजुअल एंड हैंस सम ऑफ देम विड्रॉ द क्रेडिट टर्म मीनिंग द कंपनी हैड टू पे कैश ऑन डिलीवरी। अरे यहाँ पर तो क्लियर केस ऑफ कैसे गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स की बात हो रही है ना, याद करिए। और 3 थे, फाइनेंशियल था, ऑपरेटिंग था, अदर था। अरे यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कौन सा आएगा, फाइनेंशियल आएगा। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ सीवियर कैश क्रंच and the auditor feels that other than the cash crunch there were several other financial indicators that cast a significant doubt on the entity's ability to continue एज अ गोइंग कंसर्न। उनके बिजनेस पे क्या है, बहुत ज़्यादा सर जी डाउट जा रहा है। The MGT of the company, however, assures the auditor that this is a temporary and the situation will change as soon as they are planning to diversify their business। मतलब इनके फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है कि वो अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं मालिक, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर रेडी टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर मतलब ऐसे 580। Okay, the auditor feels that there's a material uncertainty still exists। अभी भी क्या है सर, material uncertainty अभी भी exist करती है। The auditor wants the management to make a adequate disclosure about this in the FS। मैनेजमेंट को क्या करना है, मतलब वी वांट कि मैनेजमेंट क्या करे, ये बात पूरी क्या बोले अपने ऑडिट अपने FS में डिस्क्लोजर दे। ठीक है, द ऑडिटर वांट्स टू इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अबाउट दिस इन द audit report। He is also contemplating what kind of audit report that should be issued। Okay,
The auditor has concern about the ethical values and diligence of management. He is concerned about the reliability of the representation made by the MGT and the audit evidence in general. The auditor is of the opinion that the written representation from management क्या are not reliable. मतलब मैनेजमेंट से जो WR मिला है वो रिलायबल नहीं है. तो कहने से याद करिए, जब भी कभी भी आपको WR मिलता है और WR की रिलायबिलिटी पे आपको डाउट है तो कहना इससे यहाँ पर हम क्या देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है. ये तो हमने क्लास में भी बहुत डिटेल में ऐसे 580 में डिस्कस करा. आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं. Based on the above facts, answer the questions 10 to 12. Financial events or conditions that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern does not include. मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो फाइनेंशियल इवेंट नहीं है. सिंपल, जहां पर पैसों की प्रॉब्लम है वो तो फाइनेंशियल इवेंट में आ जाएगा. तो चेक करना पैसों की प्रॉब्लम के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है. ए लोन अग्रीमेंट के टर्म कंप्लाई नहीं किया, ये फाइनेंशियल है. क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट किया, ये भी फाइनेंशियल है. ए लॉसेस हो रहा है, ये भी क्या है, फाइनेंशियल है. पॉइंट नंबर सी, इंपॉर्टेंट सप्लायर्स. ठीक है, मतलब आपको रॉ मटेरियल मिल रहा नहीं है तो ये भी क्या है, ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग. ठीक है, यस. फिर दिया व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट auditor will issue if use of going concern basis of accounting appropriate but a material uncertainty exists and मैनेजमेंट ने उस material uncertainty का डिस्क्लोजर भी दिया. अरे तो जो अगर मैनेजमेंट ने उस अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर दिया तो जो होना चाहिए था, डिस्क्लोजर आना चाहिए था और वो आ गया है. अनमॉडिफाइड गलती है ही नहीं. लास्ट में, इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द WR आर नॉट रिलायबल, तो कौन सा ऑडिट ओपिनियन इशू करना चाहिए. जैसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करा जाएगा. ठीक है, ये थे आपके 3 केस बेस्ड MCQ. आइए एक लास्ट क्या है अब, या और क्या है, 3 आपके इंडिविजुअल MCQ है. लेट अस क्विकली हैव अ डिस्कशन. Messrs. DEF and Associate have been appointed as the statutory auditor of JKL Limited for the first time for the FY 2025. The engagement partner CAD is briefing its engagement team about the need of engagement standards and quality control standards in the area of financial statement audit and other types of assurance services. Out of the following, कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है स्टैंडर्ड्स के बारे में. स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज, सही है. स्टैंडर्ड्स एंश्योर क्वालिटी, यस ये भी सही है. स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, ये भी सही है. स्टैंडर्ड्स तो गलत क्या, यही तो गलत है, डी वाला. लास्ट में क्या दिया है, एट पार विथ लोकल. लोकल लेना कौन सा आएगा, एट पार विथ आपका ग्लोबल प्रैक्टिस यहाँ पर आ जाता है. 14 क्या पूछा है, RDB have been appointed as statutory auditor of INA group of hotels. This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverages. The engagement partner CAR, another key member of the engagement team, has undertaken the activity of development of an audit plan of INA hotels after thorough understanding the hotel business and its environment as per SA 300. Description of which of the following matters is not a part of audit plan. तो ऑडिट प्लान में क्या नहीं आता है, तो कहने से ऑडिट प्लान में क्या नहीं आता है. कैसे, NTE ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट एट असेसन, ये आता है. NTE ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आता है. अदर ऑप्शन नंबर ए आता नहीं है. NTE ऑफ, सॉरी जस्ट मिनट, आई थिंक
if you see NTE of resources necessary, because ये आपका किस में आता है, ऑडिट के स्ट्रेटेजी में ये आ जाता है, ठीक है। हाँ 15 क्या दिया है, द BOD ऑफ अ कंपनी, द BOD ऑफ अ कंपनी, ठीक है, वांटेड द ऑडिटर टू सर्टिफाई एक्सपोर्ट सेल ड्यूरिंग द ईयर फॉर सबमिटिंग टू द अथॉरिटी, ठीक है। द ऑडिटर ऑल्सो साइन द कंफर्मेशन लेटर टू बी सेंड टू वेरियस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर कंफर्मिंग देयर बैलेंसेस on 31st March. UDIN is required to be generated by the auditor for what purpose? Confirmation letter नहीं कहने से ऑप्शन नंबर ए ना, कि आपको जब एक्सपोर्ट सेल सर्टिफाई करना है तो आपको यूडीन जनरेट करना पड़ेगा। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आप कोई भी रिपोर्ट हो, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, ये बिना यूडीन के जनरेट करा जाता नहीं। तो ये थे आपके MCQ, ठीक है। समय तो 30 मिनट्स लिए MCQ का डिस्कस करने के लिए, आपका भी एग्जाम है, 30 मिनट्स के आसपास ही MCQ जाना चाहिए, ठीक है। आइए अब क्या आते हैं आपके डेस्क्रिप्टिव, आइए फटाफट से अपने क्या करेंगे, इसको डिस्कस करा जाएगा। CA रश्मि इज द ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द FY एंडिंग 31st March 24। द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर वॉज साइन बाय हर ऑन व्हाट, 19 अप्रैल को क्या किया है, ऑडिट रिपोर्ट साइन किया। तो एक काम करेंगे, हम इसका एक टाइम लाइन फटाफट से बना के रखते हैं। डेट, अरे यार एक मिनट थोड़ा कट हो रहा है, हाँ डेट, यस डेट ऑफ FS क्या है अपना 31st मार्च, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या, साइनिंग क्या 19 अप्रैल। ऑन 25th अप्रैल, ओके 25 अप्रैल, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द कंपनी रिसीव्ड a communication from the central government that an incentive of ₹5 crore pertaining to financial year 23-24 was approved। मतलब 5 करोड़ का जो इंसेंटिव था वो क्या हो गया सर जी, अप्रूव्ड हो चुका है। It was paid to the company before the end of April. The FS of the company were not yet issued। मतलब 25 अप्रैल को क्या कम्युनिकेशन आया कि इंसेंटिव अप्रूव हो चुका है और अप्रैल एंड के पहले ये मिल भी चुका है और अभी तक FS इशू हुए नहीं है। कैसे, ये हमारा क्या है, सब्सीक्वेंट इवेंट। और याद करिए सब्सीक्वेंट इवेंट तीन टाइप के होते हैं। एक तो बैलेंस शीट डेट से लेकर तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, कैटेगरी 1 आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट से लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिटेड FS तक, कैटेगरी 2। और तीसरा तुम्हारा आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिटेड FS। तो सब्सीक्वेंट इवेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मालिक। अच्छा ये कौन सा वाला है, जैसे टाइप नंबर 2, क्यों, क्योंकि ये हुआ कब है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, बट कहने से अभी तक क्या FS इशू की है, सर FS अभी तक इशू करे नहीं है, तो ये क्या है आपका टाइप 2 सब्सीक्वेंट इवेंट बन जाएगा। द BOD wish to include the incentive amount in the FS and requested the auditor to issue a fresh audit report for the year ended 31st March 24, analyze the issues involved and give an overview of the auditor's responsibility in such a situation। तो कौन सा इशू यहाँ पर आएगा, जैसे ये कैटेगरी 2 तुम्हारा क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, ठीक है। और याद करिए अभी तक कैसे FS इशू हुए नहीं है। और एक कंसेप्ट क्या था कि जब भी कभी भी कोई भी फैक्ट मुझे ऑडिट रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ता है तो जनरली ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है, अनलेस वो फैक्ट क्या है, मटीरियल फैक्ट है, ठीक है। और अगर वो मटीरियल फैक्ट निकल जाता है तो हमें सबसे पहले
मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, याद आता आपको। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एफएस में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। और तीसरा हम ये भी चेक करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे इस मैटर को एफएस में क्या करने वाला है, एड्रेस करने वाला है, ये हमने डिस्कस करा था। और अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करता है तो हमें न्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और जब तक हम न्यू ऑडिट रिपोर्ट देंगे अब वहाँ तक मुझे सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। और जो मेरी न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी वो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस के पहले नहीं होने वाली है। अरे ये हमारे नोट्स में भी है, अगर आपको मुझे शो करना हो ना, देखो ये रहा। ये रहा कैटेगरी 2, ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट मालूम पड़ा, डिस्कस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एफएस को अमेंडमेंट करना है कि नहीं, और चेक करेंगे कि मैनेजमेंट किस प्रकार से इस मैटर को एफएस में एड्रेस करने वाला है। अगर अमेंडमेंट करता है तो मुझे अमेंडमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, नई रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और जो मेरी नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, जब तक अमेंडेड एफएस अप्रूव नहीं होते तब तक मैं इसको गो थ्रू करूंगा नहीं, ठीक है, मतलब साइन करूंगा नहीं, और इशू करेंगे नहीं, बस ये पॉइंट था, सिंपल था। तो ये आपका आया था SFI 60 से। वन भी क्या बोला है, ऑडिटर्स कैन नॉट नॉर्मली एग्जामिन ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम as it would be impracticable to do so, and using audit evidence will produce valid conclusion. Sample should be selected in such a manner that it is a representative of the population from which the sample is selected. Which sample selection method is used in the following two cases? कौन सा सैम्पलिंग का मेथड इस्तेमाल किया है ये दो केस में, आप इसको आइडेंटिफाई करिए और एक्सप्लेन करिए। Auditor divided the trade receivable in 3 groups, ठीक है। बैलेंस अबाउट 20 लाख, बिटवीन 10 से 20 लाख एंड 10 लाख के नीचे। ही सिलेक्टेड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप। अरे पूरे डेटा को बेटा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हमने बांटा ना, और जब भी पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ये ऐसे सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है, ठीक है। देख लीजिए इसका भी अपने पास नोट्स में पूरा का पूरा कंटेंट है। इफ यू सी ओवर हियर, ये देखो इधर गया 530 वगैरह, stratified random sampling dividing the whole population to be tested in a few separate group called as a strata or stratum, ठीक है। हर स्ट्रेटा क्या है, सेपरेट पॉपुलेशन है, ठीक है, हाईली फॉर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया आपका, auditor uses the sample of 50 consecutive check to test whether the checks are signed by the authorized signatory rather than picking 50 single checks throughout the। अरे 50 consecutive checks लिए ना, ये कौन सा हो गया आपका कहने से, ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक समझे ना, ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करा जा रहा है, देखो ये रहा, ठीक है, यस, ये भी अपना डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, पी डी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ एमआर लिमिटेड फॉर द FY 23 एमआर लिमिटेड included the following clause in the appointment letter to the auditors. The auditor shall be responsible for detecting the fraud that may
may happen in the company during the financial। क्या बोल रहा है कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये बात सही है क्या? नहीं ना। कैसे? मेरा काम फ्रॉड ढूंढना नहीं है, क्योंकि मेरे स्कोप में इन्वेस्टिगेशन करना आता नहीं है। तो ऑडिट जो है इज नॉट इक्वल टू व्हाट सर? इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर आपको भी ऑडिट का मीनिंग लिखना पड़ेगा, फिर आपको इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको यहाँ पर कंक्लूजन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर डी, मिसेस पी क्यू लिमिटेड हैज अ टर्नओवर ऑफ 807 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इट वाज आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड जीएसटी of rupees it has outstanding due of rupees 10 lakhs in June 23 when required by the when inquired by the order, the company's management informed him that they have filed an objection letter, ठीक है, for the said demand with the GST authority। However, no response is received from the GST department, state the reporting responsibility of the auditor under paragraph 3 clause 7 of the company's order report order 2020। अरे ये कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। उसमें टॉपिक है कारो, उसमें क्लॉज आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। उसमें मैं 2 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग करनी होती है। एक तो आता है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब वो ड्यूज इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा नहीं है, ये तो पे करना ही पड़ेगा, और पे नहीं किया तो एज ऑडिटर हम चेक करेंगे कि 31 मार्च को ऐसे कितने ड्यूज है, इसको मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, और वो सारे हमें हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, सॉरी कारों में इंक्लूड करने पड़ेंगे। बट जो भी डिस्प्यूटेड ड्यूज है उसमें हमें ये चेक करना है ऐसे कौन से डिस्प्यूट है, ऐसे कौन से क्या है सर डिस्प्यूट है जो डिस्प्यूटेड, ऐसे कौन से ड्यूज है जो डिस्प्यूटेड है, और उस केस में चेक करना पड़ेगा कौन से फॉरम में डिस्प्यूट चल रहा है और कितने अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है। हमें ये चेक करके पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आई होप समझ में आता है। ठीक है, ये था आपका नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ए क्या बोला है? CAB was the auditor of Star Hotels Limited। He wanted to ensure that the company had correctly reconciled its bank accounts, and also wanted to understand whether and how far the internal control system was operating in the company। What kind of test of control was CAB performing? ठीक है, CAB कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, what other procedure that can be applied while undertaking test of control। अरे ये पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर आया ना, चैप्टर नंबर 3 ये। और याद कि जब भी हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करते हैं पहले हमें कंट्रोल्स का ऐसे डिजाइन चेक करना होता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? उसको ये एंश्योर करना है कि बैंक अकाउंट बराबर से रिकंसाइल हुआ है कि नहीं। तो कैसे ये क्या करेगा यहाँ पर? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ CAB वाज परफॉर्मिंग, ही इज परफॉर्मिंग व्हाट री परफॉर्मेंस ना, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक बार सारे बैंक अकाउंट्स क्या किए होंगे, रिकंसाइल किए होंगे। ये एक बार फिर से अपने एंड से परफॉर्म करके ये चेक कर रहा है कि सारे अकाउंट बराबर से रिको किए है कि नहीं। और अदर प्रोसीजर क्या होंगे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अप्लाई किए जा सकते हैं? याद करिए मैंने आपको क्लास में एक इसका कीवर्ड दिया था,
रियो करके, ठीक है, री परफॉर्मेंस, फिर इंक्वायरी होती है, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मैंने आपको एक टेक्निक दी थी कि भाई जब भी कभी भी ऑडिट में टेस्टिंग की बात होगी, टेस्टिंग के मेथड्स हमेशा वो 7 मेथड से ही आएंगे। अब 7 कौन से थे जो हमने ऑडिट एविडेंस के SA में पढ़े थे, याद है? हम सबूत देने के लिए इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सटर्नल कन्फो भेजते हैं, रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस करते हैं, एनालिटिकल परफॉर्म करते हैं, याद है आपको? और लास्ट में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। हमेशा जब भी टेस्टिंग के मेथड्स की बात होगी, मेथड्स ये 7 से ही निकलेंगे। सवाल है कब कौन सा मेथड आएगा। सी यहाँ पर कंट्रोल टेस्टिंग हो रही है ना, तो थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर वाली पार्टी होगी। अच्छा, कंट्रोल टेस्टिंग जब करते हैं तब अमाउंट नहीं, प्रोसेस चेक किया जाता है। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, रिकैलकुलेशन है, वो भी नहीं आएगा। और आपका एनालिटिकल में भी नॉर्मली हम फिगर्स का कंपैरिजन करते हैं। कौन से आएंगे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन। बस वही यहाँ पे आपको लिखना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। To be Alpha Limited has availed bank overdraft facility from a nationalized bank. The company received balance confirmation certificate for bank overdraft, ठीक है, एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ऑन 31 मार्च फ्रॉम द बैंक का बैलेंस एज पर बैंक सर्टिफिकेट कितना है? 25,26,200। और लेजर के अकॉर्डिंग कितना है? 26,45,300। दोनों में क्या आ रहा है सर? डिफरेंस आ रहा है। अब हम उसको कैसे वाउच और वेरीफाई करने वाले हैं, हमें उसके पूरे प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। अरे चैप्टर नंबर 5 में पूरा कंसेप्ट आता है बोरोइंग का, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, हम बैंक्स को कन्फर्मेशन देते हैं, हम चेक करें कोई नया लोन लिया है कि नहीं, इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बस यही पॉइंट था। सो इफ आई जस्ट वांट टू शो यू द कंटेंट क्या आएगा। सो अगर आप JKSC का टेक्स्ट बुक देखेंगे ना, उसमें आपको इजीली कंटेंट मिल जाएगा। देखो ये रहा, देखो, यस, ठीक है। बस एडिशनल डेट है, ठीक है, चेक करेंगे। उसके बाद ओवर रिकॉल करेंगे बैंक इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, यस। वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Schedule 3 of the Companies Act क्या बोलता है? Prescribe disclosure of certain ratios as a part of additional regulatory requirement. Mention any 3 ratio that should be disclosed along with the rules relating to disclosure of ratio. अरे बहुत ईजी है, कोई भी 3 रेशियो को बताने हैं। और क्लास में आपको बोला था, अरे जब भी एग्जाम में अगर रेशियो डिस्क्लोज करने बोला, आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें से जो भी आपको 3-4 रेशियो याद आते हैं, अब सारे क्या करिए, लिख दीजिए। GP रेशियो, फिर आपका आता है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, सब लिख दीजिए। मेन क्या है यहाँ पर कि ये रेशियोज के रूल्स क्या है, याद करिए। जब भी कभी भी आप रेशियोज डिस्कस करते हो, अगर रेशियोज में करंट ईयर के रेशियोज को अगर आपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया और 25% से ज़्यादा का चेंजेस आया, तो यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में मैनेजमेंट को एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि भाई इतना चेंजेस क्यों आए। फिर क्या है? द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स इज एक्सप्लेनिंग टू हिज ऑडिट टीम undergoing practical training the inter relationship between the strategy and plan. Discuss the point which the engagement partner will explain to his team. अरे क्या बोल रहा है? स्ट्रेटेजी और प्लान के बीच में क्या रिलेशन है? स्ट्रेटेजी सेट द ओवरऑल STD, ओवर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, ठीक है। प्लान जो है इट
डेवलप द जो एंड उसके स्ट्रेटजी के बेसिस पर विल डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। अच्छा, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्लान बनाया जाता है। स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है वो दोनों ही आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर एक में चेंजेस आए तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। अब दोनों भले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो है, बट दोनों का कोई फिक्स सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। मतलब दोनों में से पहले क्या बनेगा ये फिक्स नहीं है। आप पहले स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बेस पे ऑडिट प्लान बनेगा, या फिर आप पहले ऑडिट प्लान बनाइए, उसके बेस पर क्या बनेगी, स्ट्रैटेजी। ये पूरा अपने नोट्स में कवर था। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखो ये रहा। ये आपको पूरा ये पॉइंट लिखना था, ठीक है मालिक। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3A, CA अमित is the statutory auditor of LMN Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze the different component of controls of the company, identify and explain which component of control is trying to understand the following. अरे याद है इंटरनल कंट्रोल्स के कितने कंपोनेंट होते हैं सर? 5 कंपोनेंट थे। अरे कंट्रोल एनवायरनमेंट था, उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल था, और फिर क्या था, कंट्रोल एक्टिविटी। तो इसमें से इन 5 में से कौन सा कंट्रोल क्या बोल रहे हैं, CA अमित चेक कर रहा है 1 और 2 में बताइए। 1 क्या बोला है, वेदर कंट्रोल्स इन LMN लिमिटेड आर ऑपरेटिंग as intended and they are modified as appropriate for changes in a condition। बताइए ये कौन से यहाँ पर कौन सा कंट्रोल का कंपोनेंट चेक किया अपने? जैसे हम ये वो क्या चेक कर रहे हैं कि कंट्रोल जैसे बनाए थे वैसे ही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ये किसका पार्ट आ गया, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि भाई जैसे कंट्रोल लगाए थे वैसे ऑपरेट हुए के नहीं हुए। फिर क्या बोला है, वेदर देयर एग्जिस्ट proper segregation of duties in the company and the person responsible for recording the transaction is different from the person authorizing। से ये कौन सा हो गया, कंट्रोल एक्टिविटी है ना, कि अलग चेक करेंगे एसओडी है कि नहीं, फिजिकल कंट्रोल्स है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका कंट्रोल एक्टिविटी का कंपोनेंट हो जाएगा। 3 भी क्या दिया है, तो ये Messrs. PK and Company CA are the statutory auditors of JC Limited. CA Tarun, partner of Messrs. PK and Company, was entrusted to supervise and verify the inventory item as on 31st March 24. During the process of verification, a large chunk of draft inventory sheets were accumulated and then a final inventory prepared की गई। The audit assistant has kept all these drafts and the final inventory sheet in the audit file। Is the approach of the audit assistant correct? Which paper or document may not be included in the audit documentation? समझा था ना आपको क्लास में कि जो भी सुपर सीडेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल एरर, वो सारी चीजें मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनती नहीं है। देख लो ये रहा आपका ये बुरा, देखो हाँ क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये आपको लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, सी। ठीक है, CA के लिमिटेड इज अवेलिंग कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 25 CR फ्रॉम LMN लिमिटेड। द ड्रॉइंग पावर ऑफ द कंपनी रेंज बिटवीन 22 and 25। The limit availed by the company remained less than 20 CR during all the days of the financial year. The company has not deposited any amount in the CC
account and there were no other credit for the last 2 quarters. How will this account be classified in the books of क्या बोलते हैं LM कैसे इस अकाउंट को नॉर्मल क्या बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। और आउट ऑफ ऑर्डर में हमने कैसे क्या किया आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट के ऊपर है, ठीक है, या फिर ड्राइंग पावर या सैंक्शन के नीचे है, ठीक है, और नीचे है। बट आपने बैलेंस शीट डेज पर लेट से 90 डेज के ऊपर हो गया बट आपने पेमेंट करा नहीं है, या फिर अगर आपने पेमेंट करा है तो पेमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, ठीक है। तो बस इसका बोलेंगे ओ ए और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा ये NPA, ठीक है। फिर क्या बोला है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, ऑफ NP लिमिटेड लुकिंग एट द यूज साइज ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शन यू डायरेक्टेड योर टीम मेंबर टू यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ओके, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करने बोला है। वन ऑफ द टीम मेंबर मिस्टर क्यू वांट्स टू सिलेक्ट सैंपल बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एज ही इज नॉट अवेयर ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन टू मिस्टर क्यू व्हाई द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक। बेसिकली स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। प्रोवाइड द बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लार्ज मास ऑफ डेटा, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क से काम करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वगैरह। हाँ, आपको ये सारे लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4A, क्या बोला 4A में? ओके, EFG Limited has appointed Mrs. M and Company CA as the statutory auditors for the year 24-25. CA and the engagement partner completed his risk assessment procedure. However, he is concerned about the management of the human resource to be employed to conduct the audit. For these purposes, he wants to establish an overall audit strategy for setting the STD of the audit. Describe how the process of establishing strategy will assist him in managing deployment of his human resources for various audit area. अरे स्ट्रैटेजी के आपको क्या करने हैं, बेसिकली बहुत सारे फायदे जो होते हैं, वी विल बी एबल टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज अमाउंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन दिस रिसोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड बहुत सारी बातें लिख दी यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इफ यू सी, देखो ये रहा स्ट्रेटजी वाला चैप्टर किधर गया, हाँ देखो ये रहा, इफ यू सी ये रहा, हाँ, कि स्ट्रैटेजी के फायदे क्या होते हैं। तो रिसर्च टू डेप्लॉय, ठीक है, कितने रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, और इन सारे रिसोर्स को वी नीड टू डू व्हाट, मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर क्या है, JB Limited has invested huge sum of money and establishment of new property plant equipment during the year ended 30, ठीक है, they have incurred an amount of 5,70,000 का अमाउंट क्या किया है, इंकर किया है on dismantling of old plant which had become obsolete so that a new plant can be set up at an existing location, ठीक है। The auditor is in the process of verifying the cost incurred towards the addition to PPE. What should be the accounting treatment of the amount spent on dismantling of cost, उसके बाद which element of cost should be considered फॉर वैल्यूइंग PPE। अब ये आपका चैप्टर नंबर 5 से आया है, बट ये आपका AS 10 से कहीं ना कहीं क्या है, इंटरलिंक है, कि जब भी PPE का कॉस्ट की बात होगी, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो सारे क्या आते हैं, कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। सी क्या बोला है, CA आयुष, ठीक है, हैज रिसेंटली क्वालिफाइड एंड हैज जॉइंड CA फर्म ऑन गोइंग थ्रू वेरियस ऑडिट रिपोर्ट ही ऑब्जर्व दैट सेवरल phrases were used to express an unmodified opinion on the FS. On inquiring with a senior, he got to know that all those phrases can be regarded as being equivalent. Which
phrase are appropriate and which phrase are inappropriate. अरे for expressing what unmodified, तो कि जब भी हम unmodified देते हैं हम क्या लिखते हैं fs of the entity present fairly लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं FSO ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, दोनों में से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर of a cooperative society during the course of audit. You have noticed some serious irregularities in the working of the society. Enumerate those special matters for reporting to रजिस्टर। हम रजिस्टर को स्पेशल रिपोर्टिंग कब करेंगे, अरे जब क्या हो रहा है, पर्सनल प्रॉफिटरिंग हो रही है, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मिल गया, ठीक है, मिस मैनेजमेंट, और इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेकलेस एडवांसेस, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दिए जा रहे हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्टिंग करी जाएगी, ठीक है। ये सब अपने सिलेबस में क्या था, कवर था, ठीक है। फाइव क्या पूछा है, मैसेज PQ and Company, a firm of CA, has been auditing the books of accounts of Kali Limited for the past 3 years. The company has recently made some major changes in its business policy while planning to start the audit for the 4th year for FY 24-25. The audit manager of the said firm has per the routine practice handed over the previous year audit program as it is to the audit team with the instruction to adhere unfallingly to the said audit program। बोला कि भाई ये जो प्रोग्राम दिया है इसी को आपको यूज करना है। Evaluate the decision of the audit manager with reference to use of audit प्रोग्राम। कैसे, हमें पीरियोडिकली ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा। अब चैप्टर 2 में एक पॉइंट था पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि एंटिटी का जो बिजनेस होता है वो ईयर ऑन ईयर क्या होता है, बदलता रहता है, और जब बिजनेस बदलेगा तो हमें हमारा ऑडिट प्रोग्राम भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, यूटिलिटी वाला होगा, यूजफुल होगा, ठीक है। क्या बोला है, बी द मैनेजमेंट ऑफ द डी लिमिटेड हैव एंगेज द एक्चुअरी एक्सपर्ट टू अ सर्टेन एक्चुअरियल वैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ ग्रेच्युटी फॉर प्रोविजन टू बी मेड in the accounts. As an auditor of D Limited, you plan to use the report of said एक्सपर्ट, मतलब मैनेजमेंट ने जो एक्चुअली का अपॉइंट किया हम उसके काम को यूज करने वाले, जैसे एक कंसेप्ट कौन सा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। ऑडिट एविडेंस फॉर अ सर्टेनिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन। एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू to evaluate the competence, capability, objectivity and an understanding of the work of actuary who has carried out the actuarial valuation। ये किससे आपका ऐसे 500 से आया है, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। 6 क्या बोला है, अब 6 में अगर आप डायरेक्ट लास्ट लाइन पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट नोट था डिजिटल ऑडिट, वही आपको लिखना था। इनफैक्ट अपने नोट्स में भी ये क्या था, कवर था। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखो ये रहा, टॉपिक का नाम था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देखो यार किधर गया, डिजिटल ऑडिट, हाँ ये रहा, देखो हाँ, ये आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है। यस, चलिए ठीक है। बजाय Mr. J is an article clerk with a big chartered accountant firm. He is a part of engagement team which is conducting the audit of a company for the first time. They are assigned with the work of preparing the draft audit engagement letter. Mr. J is not sure how to go about with his work. Explain what is audit engagement letter and what are its content। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या है, उसमें क्या क्या बात, अरे SA 210 ना, हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, स्कोप आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आएगा, ये भी अपने सिलेबस में था, अपने नोट्स में भी था। देखो ये रहा,
ये रहा देखो। ये रहा पूरा। ठीक है, चलिए 6 से क्या बोला है, यू आर द ऑर्डर ऑफ अ प्लस बैंक लिमिटेड, द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द प्रोविजन एंड कंटिजेंसी ऑफ द बैंक, व्हाट ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट टू वेरीफाई। अरे बैंक ऑडिट में लास्ट में एक्सपेंस में तीसरा पढ़ाता है ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, वही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है 6B। ठीक है, अब देखो 6A, आई थिंक आपको दो ऑप्शन दिया यहाँ पर। ठीक है, 6 से क्या बोला है कि डायरेक्ट सवाल किया कि व्हाट इज मेंट बाय डेफिशिएंसी, और एज पर 265 वेदर द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड बाय CA वासु टू TCWG इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो पहले सबसे पहले आपको डेफिशिएंसी का लिखना है मीनिंग, उसके बाद क्या पूछा कि जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोली गई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो जब भी कभी भी आप सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हो तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है डेफिशिएंसी के बारे में, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी आपको बताना पड़ता है। देखो क्या बोला है, इधर गया, हाँ देखो, हाँ CA वासु consider it as a significant deficiency in internal control over related party transaction, ये communicated the deficiency to those to TCWG as under, उसने ये बोला controls over significant transaction with related party are weak, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया, अरे वीक है बट इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। बी क्या बोला है, देखो CAP is a professional accountants in service in terms of employment and professional relationship with the employer. He has to be alert to the possibility of inadvertent disclosure of any information outside the employing organization. However, in view of disclosure required by law, CAP had to divulge the information and document as evidence in course of legal proceeding whether CAP has violated any fundamental प्रिंसिपल। क्या बोला है कि उसने क्या की, अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की ना, चलेगा बट कब चलेगा, जब सामने वाले पर्सन ने आपको ऑथराइज किया या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर लॉ की रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए इसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन शेयर की है, यहाँ पर चल जाएगा, ये गलत नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 31 March 24 द ऑडिटर ऑफ FD लिमिटेड वांटेड कंफर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवेबल व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, अमाउंट था 4,25,000। द auditor sent a confirmation letter to the party requesting them to respond directly to him whether or not they agree with the amount outstanding for them। मतलब भले आप अग्री करो भले आप डिसअग्री करिए, आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। और पार्टी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया और क्या बोला कि हमें 4,20,000 पे करना है। ऐसे आपने जो पूछा और जो रिस्पॉन्स आया दोनों में क्या है, डिफरेंस है, कॉल्ड एज अ एक्सेप्शन ना। Yes. State and explain the type of confirmation request sent by the auditor। कौन सा है से, ये आपका है पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, और पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, आइदर यू अग्री और यू डिसअग्री, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डिफरेंस आया है तो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस आया तो आया क्यों। और लास्ट में क्या बोला है कि पी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज अ लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनी, यू एज एन auditor of a PFSL are in the process of examining finance lease agreement executed by them for equipment given on lease, which point shall be noted by you while examining a particular finance lease। अरे जब लीज अग्रीमेंट चेक करेंगे तब क्या क्या बात देखेंगे, लेसर कौन है, लेसी कौन है, कितने साल के लिए लीज पर लिया, लीज रेंटल कितना है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है, सामने वाले पर्सन का क्रेडिट एनालिसिस किया था कि नहीं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 से आया था। तो दिस वाज योर कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर जो अपन ने डिस्कस करा है। ठीक है, सो
थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक टेक केयर, गुड बाय।